साथियों, नई सरकार का गठन होना और पुरानी पेंशन योजना या फिर कर्मचारियों के लिए कुछ हित और अधिकार की बात होना, ये एक ऐसी बात है जिससे कि कर्मचारी वर्ग ये सोचने पर मजबूर है कि वाकई ही सरकार जो है अब हमारे लिए हित और अधिकार की बात करने वाली है। बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना। ईपीएस के सदस्य नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में रहे। ईपीएफओ जिसके ऊपर हायर पेंशन के लिए लाखों आवेदन पत्रों को संशोधित करने की जिम्मेदारी बनी हुई है, अब वह भी कर्मचारियों की इस कमी का हवाला दे रहे हैं और अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि हायर पेंशन की गणना कैसे की जाए, जहां वहीं पे पेंशन भोगी का इंतजार हमें है कि उनके लिए कब बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और एक ऐसा चैनल आप मिस कर सकते हैं अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला क्या क्या है, क्योंकि एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के साथ ये होने वाली है जो कि शायद आपने इस चीज़ के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इसमें कुछ हटकर और अलग होने वाला है। बात करेंगे पहले हायर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया की संख्या की गणना कैसे की जाती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे पेंशन भोगियों के साथ नियोक्ताओं को भी है परेशानी, उसका हल निकालेंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे मुद्दे की उत्पत्ति और चौथे नंबर पर बात करेंगे साल 2004 का संशोधन और विवाद, ईपीएफओ की मौजूदा स्थिति और प्रयास, केंद्रीय न्यायिक बोर्ड सीबीटी की समीक्षा, भविष्य की सुरक्षाएं या भविष्य की चुनौतियां। आठवें नंबर पर बात करेंगे न्यूनतम मासिक पेंशन की समीक्षा की मांग क्या है। नवे नंबर पर बात करेंगे ईपीएस 95 यानी कि ईपीएस 1995 क्या है और कैसे आया और क्यों आया, और पेंशन पात्रता, पेंशन योगदान और इसके निष्कर्ष के बारे में अंत में बात करेंगे। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया और संख्या के बारे में, क्योंकि एक एक चीज अगर हम बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी हमें इस चीज का बेनिफिट मिल पाएगा। ईपीएफओ के पास हायर पेंशन के लिए कुल 10,75,000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 4,10,000 आवेदन ऐसे पेंशनरों के हैं जिनमें 2014 से पहले सेवानिवृत्ति ली थी और 10,34,000 सदस्य नियुक्त विकल्प यानी कि जहां उनकी तनख्वाह 15,000 की सीमा से अधिक थी के तहत आते हैं। वक्त आता है दिसंबर 2023 तक का। लगभग 1.17 मिलियन आवेदन विभिन्न चरणों में सत्यापन के लिए आए और यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने संशोधन के लिए कितना समय लग सकता है। साथियों, चर्चा करते हैं कि पेंशन भोगियों के साथ नियोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है। पेंशन को लेकर जमीनी स्तर पर प्रगति धीमी है, जिससे कई पेंशनर और सदस्यों के साथ साथ नियोक्ताओं को भी अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन एक्टिवेशन प्रवीण कोहली कहते हैं कि 1 सितंबर 2014 के बाद के मामलों के कार्य में देरी बहुत लंबी हो गई है और कई पेंशनर इस वजह से पीड़ित हैं, तो कुछ बिना लाभ के ही स्वर्गवास सिधार गए। पेंशन एक्टिविटीज श्री शिव कुमार का मानना है कि कई मामलों में नियोक्ताओं पुराने रिकॉर्ड को सत्यापन और प्रमाणित नहीं कर सके। ईपीएफओ को ऐसे कर्मचारियों की मदद करनी चाहिए या वैकल्पिक सत्यापन विधियों पर विचार करना चाहिए। साथियों, चर्चा करते हैं मुद्दे की बात। ईपीएस जो 1995 में शुरू किया गया था, ईपीएफओ के तहत है, जो औपचारिक क्षेत्र के लिए भविष्य निधि योजना चलाता है। 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ईपीएफ में मासिक 15,000 रुपए की सीमा तक 12% योगदान करना होता है। नियोक्ताओं के 12% शेयर में से 8.33% ईपीएस फंड को रेफर कर दिया जाता है। केंद्र भी मासिक वेतन का लगभग 1.16% योगदान करता है। साथियों, चर्चा करते हैं 2014 का संशोधन और विवाद के बारे में। सितंबर 2014 में योजना में संशोधन किया गया ताकि अधिक योगदान सुनिश्चित किया जा सके। संशोधन ने मासिक वेतन की सीमा को लगभग 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया और सदस्यों को अपने वास्तविक वेतन का 8.33% ईपीएस में योगदान करने की अनुमति दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इन संशोधन को बरकरार रखा, जिसमें उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की आजादी आप सभी को मिल गई। साथियों, अगले टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ जब भी कोई नया अपडेट निकालता है तो उसमें कहीं ना कहीं
उन हित और अधिकारों की ये समीक्षा कर लेता है पहले ही कि ये आपके बेनिफिट वाला है या बेनिफिट वाला नहीं है। बात करते हैं ईपीएफओ का मौजूदा स्थिति और प्रयास के बारे में। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन की आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए कई परिपत्र जारी किए और समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया। एक एक्सक्लूसिव अभ्यास के चलते रहे ताकि उच्च पेंशन के प्रभाव का आकलन किया जा सके। ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्य को तेजी से करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे ईपीएस को नुकसान हो सकता है। साथियों, चर्चा करते हैं केंद्रीय न्याय बोर्ड यानी कि सीबीटी की समीक्षा के बारे में। सीबीटी जो ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने का काम करता है और जिसकी अध्यक्षता केवल केंद्र श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव करते हैं, उन्होंने नियमित रूप से इसका फैसले के कार्य की समीक्षा की है। एक रिपोर्ट में ईपीएफओ ने कहा कि इस कार्य के विभिन्न अभ्यास हैं, जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि कर्मचारी पेंशनरों और नियोक्ताओं के आवश्यक विवरण और स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग है। इसी को देखते हुए अगर हम चर्चा करते हैं भविष्य की चुनौतियों के बारे में, लगभग ईपीएफओ को स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ता है। 9000 रिक्तियों में से लगभग 4000 हाल ही में भरे गए हैं। हरिभजन सिंह सिद्धू ट्रेड यूनियन हिंदू महासभा के महासचिव का कहना है कि अधिकारियों का बहुत अधिक बोझ है और मौजूदा स्टाफ के पास इतनी अधिक आवेदन की जांच करने का समय ही नहीं है। साथियों, चर्चा करते हैं न्यूनतम मासिक वेतन या न्यूनतम मासिक पेंशन की समीक्षा की मांग को लेकर। न्यूनतम मासिक वेतन पेंशन 1000 रुपए की समीक्षा की मांग लंबित है, जिसे वर्ष 2014 में तय किया जाना था। पेंशनरों और ट्रेड यूनियन ने भी इसे कम से कम 2 गुना करने की मांग की, लेकिन केंद्र ने इस पर सहमति नहीं दी। नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब जून के अंत में जब बजट पेश करेंगी, तब पेंशन भोगियों को बड़ी पेंशन का तोहफा दिया जा सकता है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हायर पेंशन के फैसले का अच्छी खबर आ सकती है। साथियों, चर्चा करते हैं, छोटी सी चर्चा करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन क्या है और बाद में बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सेवानिवृत्ति, मृत्यु या विकलांगता के कारण सदस्यों को कम से कम 1000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। इस योजना के माध्यम से कर्मचारी अपने बुढ़ापे उम्र के साथ आरामदायक और सुरक्षित जीवन की गारंटी दी जाती है। अब चर्चा करते हैं इसके पात्रता के बारे में। जो सदस्य 58 वर्ष की आयु में 15000 प्रति माह के वेतन सीमा के साथ सेवानिवृत्त होता है, वे 10 साल की सेवा के बाद पेंशन के लिए पात्र होता है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो वह 50 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। अब करते हैं इसके योगदान की बात। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों प्रत्येक माह 15000 तक के मूल वेतन का 12% ईपीएफओ में योगदान करते रहते हैं। इसके तहत नियोक्ताओं का 12% योगदान में से 8.33% ईपीएफ और 3.67% ईपीएफओ में चला जाता है, जबकि सरकार का 1.16% मूल वेतन का योगदान ईपीएस रूप में सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। यह योजना एक स्वावलंबित पेंशन योजना है जो कर्मचारियों को उनके वृद्धावस्था के बाद भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अंत में साथियों, आपसे चर्चा करते हैं कि इसके निष्कर्ष के बारे में। ईपीएफओ को कर्मचारियों की ओर से और उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदन की भारी संख्या के बीच संतुलन बनाना होगा। इसे सुनिश्चित या सुरक्षित करना होगा कि सभी आवेदन का सही समय पर निपटान हो और साथ ही ईपीएस की स्थिति भी बनी रहे। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसको सफलतापूर्वक पूरा करना लाखों पेंशनरों के भविष्य के लेकर महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो या इस वीडियो के निष्कर्ष जो टोटल मैंने आपको टॉपिक बताए वो कैसे लगे, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर चैनल आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप ये चैनल मिस कर सकते हैं। ना जाने कब भविष्य में आपके सामने ये चैनल या कोई वीडियो ऐसी निकल कर आए जो कि सही हो और जो आपको जानकारी देने वाली प्रयास हो। तो साथियों, आशा यही है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों ने इतना साथ दिया है और विश्वास किया है इस चैनल पर और मुझ पर विश्वास किया है कि आप जो है मेरी बातों को अंत तक सुनते हैं, क्योंकि आपको वो नॉलेज सारी की सारी प्रोवाइड हो जाती है इस चैनल के ऊपर, जो कि आपको कई सारी वीडियो देखने के बाद मिलती है। वो सारे के सारे टॉपिक मैं आपको एक वीडियो में
कम समय में बताने का प्रयास करता रहता हूँ। साथियों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना जरूरी है ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप ये जान सके कि आज हमारे लिए क्या स्थिति मेन हो सकती है। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।